हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। जिसमें कि आज हम लोगों को देखना है एक एलजी का इन्वर्टर फ्रिज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलजी का इन्वर्टर फ्रिज है, जिसमें कि कंप्लेन हम लोगों को आया था कि इसमें लाइट तो जल रही है लेकिन ये बिल्कुल ही ठंडा नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आपको खोल के दिखा देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से थर्मोस्टेट भी फुल पे ही है। यहाँ पे थर्मोस्टेट भी फुल पे ही है। लाइट तो इसमें का ऑन है लेकिन ये बिल्कुल ही ठंडा नहीं कर रही है। तो आज हम लोगों को इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है कि हमारा फ्रिज ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि अगर आप एक इन्वर्टर फ्रिज आपके घर पे है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं और किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग को इसके पीछे की साइड में चलना है, क्योंकि सारा पार्ट्स हम लोगों का पीछे की साइड में ही लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको पीछे की साइड में कर लेते हैं और उससे देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे की साइड में हम लोग आ गए हैं और सबसे पहले हम लोगों को देखना है पूरी जाली। तो हम लोगों की जाली अभी ठीक है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा दिया हुआ है ये पीसीबी बोर्ड दिया हुआ है। तो हम लोगों को इस पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। ये हर कंपनी में इसी प्रकार से यहाँ पे पीसीबी बोर्ड दिया होता है, जैसे कि मतलब कि एलजी के सारे रेफ्रिजरेटर में इसी प्रकार से पीसीबी बोर्ड दिया होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पीसीबी को खोल करके इसमें से बाहर की साइड में निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं ठंडा कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल वाली घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन में ही मिल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 स्क्रू खोल लिया है और एक स्क्रू खोलना है और इस स्क्रू को खोलते ही हमारा पूरी की पूरी बॉक्स से बाहर आ जाएगी। ये बॉक्स दोस्तों टीन का होता है और टीन के ही बॉक्स में सारे पीसीबी बोर्ड एलजी का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको निकालने के बाद में यहाँ पे भी 2 स्क्रू दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक स्क्रू है। तो चलिए हम लोग इसको भी खोल करके बाहर की साइड में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब कि 2 स्क्रू है, एक आपको उस साइड में दिखाई दे रहा है और एक इधर की साइड में दिखाई दे रहा है। तो एक स्क्रू यहाँ पे ढका हुआ देख सकते हैं। तो इन दोनों स्क्रू को हम लोगों को खोल लेना है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से खोल लेते हैं और उसको खोलने के बाद में हम लोगों को इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट उड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर फ्रिज है। इन्वर्टर फ्रिज में अक्सर पीसीबी ही खराब होने का चांस रहता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी पीसीबी आपको ये दिख गई। तो ये पीसीबी सिंगल कैपेसिटर की है, किसी किसी में 4 कैपेसिटर की भी पीसीबी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से प्लग को निकाल लेना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो प्लग निकालने के बाद में अब हम लोगों को इस पीसीबी को बाहर की साइड में निकाल लेना है। यहाँ से पूरी पीसीबी जैसे कि जितने भी सब जैक हैं उन सभी जैकों को अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ताकि जैसे कि हम लोग इस पीसीबी की जगह पे कोई दूसरी पीसीबी लगा सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने एक एक करके सभी जैकों को निकाल रहे हैं। तो उसी पूर्वक दोस्तों सभी जैकों को सावधानी पूर्वक निकाल लेना है और निकालने के बाद में हम लोगों को देखना है कि पीसीबी में कौन कौन से पार्ट्स उड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीडीआर उड़ा हुआ है और आईपीएम मॉड्यूल भी थोड़ा सा, आईपीएम जो मॉड्यूल है हम लोगों का वो भी थोड़ा सा मतलब कि फट गया है। तो चलिए हम आपको इसमें से पूरी की पूरी पीसीबी निकाल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पूरी की पूरी पीसीबी निकल गई है। दोस्तों यहाँ पे वीडीआर भी फटा हुआ है और कैपेसिटर भी हम लोगों का फूल चुका है। तो दोस्तों इस पीसीबी की जगह पे
अब हम लोगों को नया पीसीबी चेंज करना है। यहाँ से देख सकते हैं जो VDR है ये फट चुका है पूरी, मतलब कि अच्छे तरीके से फट चुका है। इनके घर पे हाई वोल्टेज आया था, इसी के कारण ये सब कैपेसिटर और VDR फट चुका है। तो अब इसकी जगह पे हम लोगों को यहाँ पे नया पीसीबी ले करके इसको चेंज करना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि पीसीबी चेंज करने से पहले क्या करना चाहिए। तो पीसीबी चेंज करने से पहले हम लोगों को ओवरलोड और कंप्रेसर को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों अगर हमारा कंप्रेसर ख़राब रहा तो फिर से हमारी नई पीसीबी भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पानी वाला ट्रे निकाल लिया है और जो कंप्रेसर के टर्मिनल पे कैप लगा होता है उसको भी अब हम लोग को यहाँ से खोल लेना है। तो चलिए हम उसको भी खोल लेते हैं, क्योंकि अगर हमने कंप्रेसर नहीं चेक किया, अगर कंप्रेसर हमारी बॉडी कंटिन्यूटी हो गई है हाई वोल्टेज की वजह से, तो हमारा नया पीसीबी भी ख़राब होने का चांस रहता है। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों आप एक बार ओवरलोड और कंप्रेसर ज़रूर से ज़रूर चेक करें, जिससे कि क्या होगा, अगर हम नई पीसीबी लगाएं तो अच्छे तरीके से हमारी वर्क करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ओवरलोड है। जिस प्रकार से नॉन इन्वर्टर फ्रिज में ओवरलोड होता है उसी प्रकार इन्वर्टर फ्रिज में भी ओवरलोड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ओवरलोड को निकालने के बाद में हम लोगों को मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करना है कि हमारी कंटिन्यूटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर आप चलिए मल्टीमीटर से इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लिया है। और कंटिन्यूटी मोड करने के बाद में इसके दोनों टर्मिनल पे चेक करेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी बननी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसको सटा रहे हैं तो हमारी कंटिन्यूटी बन रही है, तो हमारा ओवरलोड सही है। अब उसके बाद में हम लोगों को कंप्रेसर को चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर सही है कि ख़राब है। तो अगर दोस्तों इन्वर्टर कंप्रेसर चेक करने का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एक LG फ्रिज का इन्वर्टर कंप्रेसर को कैसे चेक करें। आज फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हमने जो भी कंप्रेसर के टर्मिनल को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों की टर्मिनल हमारी बराबर आनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर तीनों टर्मिनल अगर हमारा बराबर नहीं आता है तो उस सिचुएशन में हमारा कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा। लेकिन एक कंप्रेसर हमारा अभी सही है। तो दोस्तों हम लोगों ने जिस प्रकार से इस ओवरलोड को निकाला था और जिस प्रकार से कंप्रेसर के टर्मिनल को निकाला था सेम उसी प्रकार से हम लोगों को इसमें से फिट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से अब फिट कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम लोगों को एक नई पीसीबी ले करके यहाँ पे लगाना है। तब तक से हम लोग इसको पूरा फिट करके अच्छे तरीके से कस लेते हैं। यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से फिट करके कस लेते हैं इसको, क्योंकि अब इसके आगे का काम हम लोगों को करना है। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी जगह पे हम लोगों को एक सिंगल कैपेसिटर और पीसीबी को लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं पुराना वाला मतलब कि फ्रिज की पीसीबी है और इसकी जगह पे हम लोगों को नई वाले को ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जैक दिया हुआ है यहाँ से हमने सभी जैकों को अच्छे तरीके से निकाल लिया है। और देख सकते हैं ये जैक हमारा थर्मोस्टेट का है। यहाँ से देख सकते हैं पुरानी की पीसीबी है और हम लोगों को यहाँ से अब नई वाली इस वाली पीसीबी को लगाना है। ये पुरानी पीसीबी है और हम लोगों को इसकी जगह पे ये नई वाली पीसीबी लगाना है, क्योंकि वो भी सिंगल कैपेसिटर का है और ये भी सिंगल कैपेसिटर का ही पीसीबी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IPM पे मतलब कि थोड़ा सा इसमें हीटिंग ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, लेकिन उस वाले पे हीट ऑब्जेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं। और इस पीसीबी को लगाने से पहले क्या करेंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। सब ये ओके पीसीबी है। तो यहाँ पे पीसीबी को लगाने से पहले हम लोगों को यहाँ पे ये ओवरलोड प्रोटेक्टर का है। तो सबसे पहले ओवरलोड लगाने से पहले हम लोगों को यहाँ पे ओवरलोड की कंटिन्यूटी वायर में भी चेक कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे भी हम जो ओवरलोड हम लोगों ने चेक किया था ये उसी का वायर है
जिसको हम लोगों को यहाँ पे इसको चेक कर लेना है कि ताकि हमारा बीच में वायर, इन दोनों में बीच का वायर हमारा कहीं ख़राब नहीं ना है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी पर हमने जैसे ही लगाया तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी देख सकते हैं, कंटिन्यूटी बन रही है। तो इससे हमारा जो ये वायर है, ये वायर भी ओवरलोड का हमारा सही है। ये हमारा मेन लाइन के है और ये हमारा थर्मोस्टेट का है। तो चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को ओवरलोड के वायर को लगा लेना है। तो इसको उल्टा अगर लगाएंगे तो उल्टा नहीं लगेगा, इसको लगाने के लिए हमेशा सीधा ही लगेगा। और दोस्तों इसमें एक खास बात है कि हम इसके वायर को इधर का उधर नहीं लगा सकते हैं, जिसमें क्या है उसी में लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरे जैक को अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा हमने लगा लिया है। तो अब इसमें दोस्तों हम लोग लाइट देंगे और जैसे ही हम लोग लाइट देंगे आपको एक छोटी सी इसमें लाइट ब्लिंकिंग करेगी। तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ही हमारा पीसीबी ओके हो गया है और जैसे ही उसको हम लोग लाइट देंगे यहाँ से, तो हमारी पीसीबी टक से लाइट जलेगी। चलिए हम आपको लाइट लगा के इसे दिखा देते हैं कि जैसे ही हम लोग इसमें लाइट लगाएंगे वैसे ही थोड़ा सा टक से करके लाइट जलेगी। चलिए हम इसका वायर लगा देते हैं। लगाने के बाद में हमको दिखाते हैं किस प्रकार से इसमें लाइट ब्लिंकिंग करती है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टक से लाइट ब्लिंकिंग कर दी, जिससे कि हमें पता चल गया कि हमारे पीसीबी बोर्ड में अच्छे तरीके से पावर आ गया है। अब हमारा ये कंप्रेसर चालू होने में लमसम 7 से 8 मिनट का समय लगता है। इस कंप्रेसर को ऑन होने में हम लोगों को 8 मिनट का लमसम वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक से हम आपको पीसीबी में बता देते हैं कि इस पीसीबी में कहाँ कहाँ पे वोल्टेज आएगा और कहाँ पे 220 वोल्टेज हमारा आएगा, तो पीसीबी हमारी सही मानी जाएगी। तो चलिए अब मीटर को सबसे पहले वोल्टेज मोड पे कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने वोल्टेज पे कर लिया है और थोड़ा सावधानी पूर्वक से पीसीबी को उल्टा की साइड में कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें दो जगह पे हमारा 220 का वोल्टेज आना चाहिए, तभी हमारी पीसीबी सही मानी जाएगी। अगर 220 वोल्टेज दो जगह पे नहीं आ रहा है तो कृपया आप अपने थर्मोस्टेट या फिर मेन लाइन को चेक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन लाइन है, यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है, मतलब 242 वोल्टेज आ रहा है। और एक वोल्टेज हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी 242 वोल्टेज आ रहा है। तो अगर दोस्तों आप एक नया पीसीबी चेंज करते हैं तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे और यहाँ पे ज़रूर वोल्टेज चेक करें कि यहाँ से हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको फिर से दिखा देते हैं। एक देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्टेज, यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है और एक थर्मोस्टेट वाले पे हमारा 220 वोल्टेज आना चाहिए और एक यहाँ पे हमारा 220 वोल्टेज आना चाहिए, तभी दोस्तों हमारी पीसीबी सही मानी जाएगी। तो अगर दोस्तों एक एलजी फ्रिज के इन्वर्टर पीसीबी को कैसे चेक करें, अगर हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं कि एक एलजी फ्रिज की इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी को कैसे चेक करें। हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा और कहाँ पे कौन सा जैक लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद में हम लोग वेट करते हैं कंप्रेसर को स्टार्ट होने का। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा कंप्रेसर ये स्टार्ट हो चुका है और अच्छे तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, जिससे कि अब हमारी ये फ्रिज सही हो गई और कंडेंसिंग को जाली में भी हमारा हीट आ रहा है। यहाँ से कंडेंसिंग की जाली है जो पीछे की साइड में जो लगी रहती है, उसमें भी हीट अच्छे तरीके से आ रहा है। चलिए अब हम आपको अंदर की साइड में दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कस करके फाइनल कर लिया है। यहाँ से पूरा कस करके अब फाइनल कर लिया है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से हमने निकाला था सेम उसी प्रकार से हम लोगों को कस लेना है। कस करके हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। अब दोस्तों हम लोगों का फ्रिज अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल वाली घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन में ही मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।